जनवरी 1980 में मिसेज इंदिरा गांधी एक मरतबा फिर इक़्तिदार पर विराजमान हुई तो राह को दोबारा ताकत बख्शी। इसके तन मुर्दा में जैसे जान आ गई। मिसेज इंदिरा गांधी को राह की अब पहले से भी ज्यादा जरूरत महसूस होने लगी। इन्हें बढ़ते हुए माशी और सियासी मसाइल का सामना था। चुनाचे इन्हें मसाइल ने मिसेज इंदिरा गांधी को राह के मजबूत सेटअप की राह समझाई और राह के डायरेक्टर के मतहत एक कमेटी का क़याम अमल में लाया गया ताकि जितना पार्टी की जहम हुआ राह को दोबारा मुनज़्ज़म करके इसकी सरगर्मियों का दायरा वसी किया जाए। अपनी मौत तक मिसेज इंदिरा गांधी ने राह को इंतहाई कमाल तक पहुंचा दिया था। इस दौर में उन्होंने अपने पुराने नमकख्वार RN काओ की मदद से राह के अंदर ही थर्ड एजेंसी के नाम से एक ऐसा घिनौना मंसूबा किया जिसकी तफसीलात किसी भी बशऊर इंसान को लर्जा देने के लिए काफ़ी है। इस दौर में राह की अंदरूनी भारत कानूनी सरगर्मियों का तफसीली तज्जिया हम आगे बताएंगे। इंदिरा गांधी की मौत के बाद इनके सीनियर राजीव गांधी ने अपनी पूजिया माता जी से भी 2 कदम आगे बढ़कर राह को मजबूत किया। ये इंटेलिजेंस और सलामती की बढ़ती हुई ज़रूरत ही थी जिन्होंने राजीव गांधी की पोजीशन को कमज़ोर किया और इन्हें भी कुछ अर्सा के लिए इक़्तिदार से महरूम होने का सदमा बर्दाश्त करना पड़ा। राह जिसका आज़ाज़ नहायत मामूली था अब एक देव हैकल एजेंसी का रूप धार चुकी थी। इसके अहलकारों की तादाद 10,000 से तजावज़ कर रही है। इसकी तादाद में वो हज़ारों एजेंट शामिल नहीं जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पे रोल पर काम कर रहे हैं। राह का सालाना बजट 5 बिलियन रुपए है। एक वक्त तो ऐसा भी आया कि जब ये बजट 9 बिलियन तक पहुंच गया। ये इस दौर की बात है जब राह ने मुल्की न्यूक्लियर प्लांट्स के लिए भारतीय पानी और अफसरदा यूरेनियम रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के लिए दुनिया में मौजूदा तमाम मुमकिन ज़राए से जदीद साख्ते हथियारों की सप्लाई का आगाज़ हुआ। राह ने मुख्तलिफ ममालिक के तैयार करदा जदीद लेबॉर्ट्री कायम की हुई थी। हुकूमत की रहनुमाई के लिए एजेंसी इन हथियारों को हासिल करके इनकी कारकर्दगी का मुतालियाती मुआवजा करती है। इस सूरत में कि ऐसे हथियार पाकिस्तान या चीन ऐसे दुश्मन ममालिकों के पास मौजूद हों। राह ने हुकूमती सरपरस्ती में अपने आबदी रिकॉर्ड अखराजात पूरे करने के लिए भारत और दूसरे दुनिया के दीगर ममालिक में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फर्मों का जाल बिछा रखा है। बज़ाहिर तो ये फर्में तजारती मामलात से मुतल्लिक है लेकिन असल में ये स्मगलिंग के अड्डे हैं। इन अड्डों पर सरकारी सरपरस्ती में मतलूबा अशिया स्मगल की जाती हैं जिनमें खतरनाक और हसास नौइयत के सामान जंग के अलावा एटमी सामान भी शामिल है। भारतीय हुकूमत चूँकि अपने एटमी हसूल मिसाइल प्रोग्राम पर जुनून की हद तक अमल पैरा है जिसके लिए इसे भारतीय पानी यूरेनियम और जदीद इलेक्ट्रॉनिक्स निज़ाम की ज़रूरत दरपेश रहती है। ऐसे तमाम एशिया को गैर कानूनी तरीके से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मौजूदा माफिया से हासिल करना और फिर इसे भारत तक पहुँचाना राह की अहम जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए राह ने इन तजारती फर्मों का जाल बिछा रखा है। भारत एक गरीब मुल्क है जिसके 60% अवाम बुनियादी इंसानी सहूलियात से में भी महरूम है। ऐसे मुल्क में एक ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसी का क़याम जो तहरीबी की खजाने पर बहुत बड़ा बोझ है। यूं भी भारत में नाम नहाद ही सही एक जमहूरी ढांचा ज़रूर मौजूद है। हर वक्त हुकूमत को ये डर लगा रहता है कि कोई सरफिरा अपोजिशन का अक़लीती फ़िरका का लीडर कहीं पार्लियामेंट में बेपनाह अफदी रिकॉर्ड अखराजात की बहस ही ना छेड़ दे। इस खतरे का तराक करने के लिए शायद राह गैर कानूनी तरीके से पैसा हासिल करती है क्योंकि इसे जनूबी एशिया के करीब हर मुल्क मौजूद किसी न किसी फंक्शन को काबू करने और इसे अपने तहरीबी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की धुन लगी रहती है। तीसरी दुनिया के गरीब ममालिक में पैसा कितनी अहमियत का हामिल है इसका राह के शैतानी जहन से बेहतर और कैसे होगा। भारत से हर साल अरबों रुपए की हेरोइन और इसकी तैयारी में इस्तेमाल होने वाला रोड मुंबई की बंदरगाह और भारत का साहली इलाका है। आलमी प्रेस में मुतअद्दिद मरतबा ऐसी खबरें शाया हो चुकी हैं जिसके मुताबिक भारत के साहली इलाकों से चलने वाली ड्रग सर्विस को सरकारी पुष्टपनाही हासिल होती है। उसकी शिकस्त और राहत के बाद रूस की साबका रियासतों में मौजूद दर्जनों एटमी मराकज़ से यूरेनियम मंशियात की
तरह दुनिया भर में स्मगल हो रहा है। इस स्मगलिंग में राह के अहम रोल को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। नवंबर 1994 में भारत के सूबे राजस्थान में अलहदगी पसंद सिखों और भारतीय सिक्योरिटी एजेंसियों के दरमियान होने वाली लड़ाई, जिसमें एक भारतीय वजीर के बेटे को यरगमाल बनाने वाले सिखों का लीडर मारा गया। भारतीय पुलिस ने यूरेनियम बरामद किया था। ये यूरेनियम इन सिखों तक कैसे पहुंचा? इस अहम सवाल ने दुनिया को बड़ी बड़ी एजेंसियों को चकरा कर रख दिया, लेकिन भारतीय प्रेस के हवाले ही से इस मामले का हल भी सामने आ गया और ये लर्जा देने वाली सच्चाई सामने आई कि इन सिखों तक यूरेनियम दरअसल भारतीय सुप्रीम इंटेलिजेंस ने ही अपने खसूसी जरिए से पहुंचाया था, जिसके लिए जर्मनी में एक सिख लीडर से रब्ता करके इसे एक भारतीय इंटेलिजेंस अफसर के खालिस्तान नवाज होने की यकीन दहानी करवाई गई और ड्रामे में हकीकत का रंग भरने के लिए एक सिख इंटेलिजेंस अफसर की तरफ से मुतालबा भी किया गया। सिखों ने ये रकम फराहम की जिस पर इन्हें भारत में इनकी मतलूबा जगह पर एक ब्रीफ केस पहुंचा दिया गया, जिसमें मतलूबा यूरेनियम अपनी महसूस पैकिंग के साथ मौजूद था। हैरत की बात तो ये है कि खरीदार इस यूरेनियम का इस्तेमाल ही नहीं जानता था। ना ही आम किस्म के दहशतगर्दों के इतने ज़राए होते हैं कि वो न्यूक्लियर हथियार तैयार कर सके। इन्हें यकीन दहानी करवाई गई थी कि इस यूरेनियम से खतरनाक एटमी हथियार तैयार करने के लिए भी इन्हें भारत में ही मतलूबा साइंसदान से मिला दिया जाएगा। ड्रामा मुकम्मल तैयार था। सिखों की सादालोही या इंतकाम की आग में अंधा होने की बेवकूफ़ी को राह ने अपने हक में इस्तेमाल किया। अगवा का ड्रामा अपने क्लाइमैक्स तक पहुंचा दिया गया। अगवाकारों में अपने आदमियों को फरार करवा दिया गया और हकीकी सिख अगवाकार को एक ज़बरदस्त मुकाबले के बाद मौत के घाट उतार कर इसके ठिकाने से यूरेनियम बरामद कर लिया गया। खाए और सिखों को पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI से मुंसलिक करने का प्रोपोगंडा करने के बाद ये तासर दिया कि इन्हें यूरेनियम भी ISI ने फराहम किया था। मुमकिन था कि इनकी ये साजिश भी कामयाब रहती, लेकिन किसी कच्चे जहन के अफसराए पर पानी फेर दिया कि इस मंसूबे के तहलीकी पहलुओं पर राह की नज़र ही नहीं पड़ी थी। सो ये हंडिया सिरे ना चढ़ सकी और बीज बाजार में फट गई। जब भारतीय अखबारात ने ये खबरें शाया की कि अगवाकार सिखों के कब्जे से यूरेनियम भी बरामद हुआ है, तो शारे कनाए से इसका जिम्मेदार ISI को जिसके राह के पास शायद जवाब नहीं थे। यही वजह थी कि मामले पर फिर अचानक पुरसरार खामोशी अख्तियार कर ली गई। राह की बदकिस्मती कि इसने कुछ अरसे बाद जर्मनी में यूरेनियम की स्मगलिंग के एक ऐसे ही वाक़े में पाकिस्तान को मुलव्वस किया, तो आलमी प्रेस में मौजूदा अपने तनहादार के ज़रिए सारी दुनिया में इस मसले को खूब जर्मनी ही की पुलिस ने यह इल्ज़ाम वापस ले लिया और ऐलान किया कि गलत फहमी की बुनियाद पर उन्होंने पाकिस्तान को इस स्मगलिंग का जिम्मेदार कि इन नाम नहाद ट्रेनिंग पोर्ट कंपनियों के जरिए की जाती है। राह का अमला बुनियादी तौर पर मुसल्लह फौज डिपोटेशन पर भेजे गए अफराद पर मुश्तमिल होता है। 1975 के इंटेलिजेंस सर्वर तश्कील देते हुए एक स्कीम तैयार की गई ताकि अमले की मुलाजमत को एक मजबूत इंतज़ामी एहसास मिले और इन दुश्वारियों पर काबू पाया जाए जो दीगर महकमों से स्टाफ लेने से पैदा होती हैं और बाद अज़ा अमले में भी बेचैनी पैदा करती है। ताहम ये तजवीज़ हकीकत का जामा ना पहन सकी। चनाचे मिस्टर शंकर 1983 में एक मिशन कायम किया गया ताकि वो एजेंसी में इस्लाहात के लिए सिफारिशात पेश करे। कमीशन ने 1985 में हुकूमत भारत को अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें सिफारिश की गई थी कि एनालिसिस सर्विस में समो दिया जाए। 1987 में इस बारे में एक पॉलिसी का फैसला किया गया। तमाम मुलाजमीन से कहा गया कि वो 2 साल के अरसे में या तो अपने असल महकमों को खैरबाद कहकर रेगुलर ज्वाइन कर ले या अपने असल महकमों में लौट जाएं। 1989 में ये 2 साल मोहलत ख़त्म हो गई और राह के बहुत से मुलाजमीन यानी तकरीबन 2300 अफराद एजेंसी को छोड़कर अपने असल महकमों में चले गए। श्रीलंका के मामलात के बारे में जहां आई हाथों
भारी नुकसानात उठाने पड़े थे। जब हुकूमत को दुरुस्त इत्तला फराहम करने में नाकाम हो गई तो राजीव गांधी ने इसके बारे में सर्द मोहरी का रवैया अपनाया और इसके बजट और स्टाफ में डिपोर्टेशन वाले तकरीबन 600 अफराद ने जिन्हें इंदिरा गांधी ने अपने कत्ल से थोड़ा अरसा कबल डिगर एजेंसियों से इलेक्शन ड्यूटी पर इधर भेजा था, वो बाद आज़ाद तवील अरसे के लिए यहीं थक गए थे। वो पहला तकरीबन 2300 अफराद एजेंसी को छोड़कर अपने असल महकमों में चले गए। श्रीलंका के मामलात के बारे में जहां IP के FOL TTI के हाथों भारतीय नुकसान उठाने पड़े थे। जब हुकूमत को दुरुस्त इत्तला फराहम करने में नाकाम हो गई तो राजीव गांधी ने इसके बारे में सर्द मोहरी का रवैया अपना लिया और इसके बजट और स्टाफ में कमी का हुक्म जारी कर दिया। डिपोर्टेशन वाले तकरीबन 600 अफराद ने जिन्हें इंदिरा गांधी ने अपने कत्ल से थोड़ा अरसा कबल डिगर एजेंसियों से इलेक्शन ड्यूटी पर इधर भेजा था और वो बाद कुछ अरसे के लिए यही तक बैठ गए। जिसका राह के साथ हमेशा अमूर, जिसका राह के साथ हमेशा दोस्ताना रहा और जो इसकी हर सा करने देने वाली कार्रवाइयों से तंग आ चुकी थी, इसने सूरत हाल से फ़ायदा उठाया और प्राइवेट तौर पर कुछ मेज़बान ममालिक की हुकूमतों को वहाँ राह कर दिया। इसका नतीजा ये निकला कि गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान राह के 20 मुस्तहिक बंद किए जा चुके हैं, जहाँ राह के सीनियर एहलकार बतौर सफारतकार तैनात किए गए थे। इन्हें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फिजी और कुवैत की हुकूमतों ने अपने शहरों के साथ बदसलूकी के इल्ज़ामात लगाकर मुल्क बदर कर दिया। नवंबर में राह पर इंसार ना किया बल्कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में आला ओहदों पर अपने आदमियों का तकर्रर किया। एक और नुक्ता तो अगर इस वक्त आया जब चंद्रशेखर ने दिल्ली की इक़्तिदार पर कदम रखा। चंद्रशेखर की अक़लियती हुकूमत राजीव गांधी की हमायत के सहारे कायम थी। चनाचे राजीव गांधी ने इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाया और चंद्रशेखर पर अपना असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए इंटेलिजेंस ब्यूरो में आला ओहदों पर अपने खास आदमियों का तकर्रर करवाया, जिन्होंने रोज़ाना की सूरत हाल बिलखसूस सियासत के बारे में, मुख्तलिफ पार्टियों के इंतखाबाती इम्कानात और सियासतदानों की निगरानी वगैरह के मतलब राजीव गांधी को आगाह करना शुरू कर दिया। हत्ता कि IB ने वज़ीर आज़म चंद्रशेखर के काबीना के साथियों की भी निगरानी शुरू कर दी। चनाचे चंद्रशेखर ने मजबूर होकर इस वक्त के हरियाणा के वज़ीर आला से कहा कि अपने CID के कुछ एहलकारों को दिल्ली भेजें ताकि राजीव गांधी और कांग्रेस I के दीगर अरकानों की निगरानी की जाए। इस सूरत हाल ने चंद्रशेखर और राजीव गांधी में चनाचे चंद्रशेखर वज़ीर आज़म के मनसब से इस्तीफ़ा हो गए और 1990 में लोकसभा तोड़ दी गई। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया।